ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। पूरे देश को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट की मंजूरी ली है। तो बजट की कॉपी संसद पहुंच चुकी है। कैबिनेट से बजट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, बजट को लेकर संसद भवन में कैबिनेट बैठक जारी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद और अब बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो है बजट भाषण पेश करेंगी। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। बजट को लेकर संसद भवन में कैबिनेट बैठक जारी है, यानी कि अब कुछ ही देर का इंतजार और करीब 30 मिनट के बाद बजट भाषण निर्मला सीतारमण जो हैं वो पेश करेंगी। तो आज क्या क्या सौगात मिलेगी, क्या सौगात गरीबों को मिलेगी, क्या सौगात मिडिल क्लास को मिलेगी, क्या किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, बड़ी सौगात हो सकती है? बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी लगातार मौके से बने हुए हैं। रमन, जिस तरह से अब से ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 11 बजे बजट पेश होना है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। हर वर्ग को अपनी एक उम्मीदें हैं और खास तौर से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई और बेरोजगारी का। कोशिश की जाएगी कि सरकार के द्वारा इस बार महंगाई पर कुछ काम किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब आधे घंटे से भी कम का समय जो है वो बचा है जब निर्मला सीतारमण अपने सूटकेस का पिटारा खोलेंगी और उसके बाद घोषणाएं जो हैं वो शुरू होंगी कि आखिरकार किसकी झोली में क्या कुछ आकर गिरता है। लेकिन देश के सभी वर्ग के लोगों को ये उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो टैक्स स्लैब के बाद जो अगर देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर लोगों की नज़र है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक परिवार का पूरा बजट जो है वो बिगड़ जाता है। और जिस तरीके से बेलगाम होकर ये सारी सेवाएं जो हैं उसमें कीमतें उछाल पर हैं और एक मध्यम वर्गीय की बात करें या निम्न मध्यम वर्गीय की लोगों की बात करें तो उनसे जो है ये काफ़ी दूर हो गई है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी, दोनों में भी हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सिद्धांत शर्मा। ये बताइए, आज बजट पेश हो रहा है, आम बजट, क्या कुछ उम्मीदें हैं युवाओं की बजट को लेकर? सर, मैं चाहता हूं कि रोजगार ज़्यादा निकालना चाहिए सर को, मतलब हमारे देश को रोजगार ज़्यादा मिलना चाहिए हमें, और टैक्स स्लैब कम होने चाहिए जिससे आम नागरिक जो है, मतलब जो मिडिल क्लास बंदा है वो सही से चल सके। ऐसे अब टैक्स स्लैब हर जगह में उन्होंने ज़्यादा कर दिया है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा है इस टाइम आटा 42 रुपये किलो हो गया। बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। हाँ सर, उम्मीद तो है। आप बताइए कि जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक मध्यम वर्गीय का पूरा बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कुछ करने की जरूरत आपको लग रहा है? सर, आज देखिए, आज हम अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकते। मीडियम जो तबका है ना सर, प्राइवेट बच्चा पढ़ा नहीं सकता। एक टाइम था कि 1000-1200 फीस होती हम दे देते थे, आज 5000 से ऊपर से प्राइवेट फीस ही नहीं है सर। हमें बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं सीताराम केसरी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो मध्यम जो लोग हैं ना उन पे विचार कीजिए और उनका जो महंगाई है उन पे कंट्रोल करना हमें चाहिए। जी बिल्कुल, और बिल्कुल रमन, और ये देखिए जो शिक्षा का मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो युवा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। और यहाँ पर समीर जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कम से कम एजुकेशन को लेकर थोड़ी रियायत जरूर दे देनी चाहिए। एजुकेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इस बार के बजट में जो निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी उसमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। मुझे लगता है मेडिकल एजुकेशन को लेकर सीटें बढ़ेंगी और खासतौर से मुझे लगता है कि पिछड़े एजुकेशन के लिए जो दलित और आदिवासी छात्र है उनको हायर एजुकेशन के लिए सरकार कोई बड़ी सुविधाएं देने की घोषणा कर सकती है। विदेश में अगर वो पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए घोषणा कर सकती है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार एक बड़ा पैसा इस बार देने वाली है, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस तरीके से रुपया लगातार टूट रहा है और जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछली बार सरकार ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का घोषणाएं की थी। मुझे लगता है इस बार भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देगी, जिससे तमाम तरह के बड़े डेवलपमेंट के जो काम हो उसमें लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के अंदर हो सकता है कि मजदूरी जो मिलती है मजदूरों को वो बढ़ा
बढ़ा दी जाए या काम की जो मिनिमम लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। तो सरकार सारी चीजों पर फोकस करेगी। मुझे लग रहा है सरकार के इसमें गरीब, दलित और आदिवासी और ओबीसी सेक्टर का बड़ा फोकस होने वाला है इस बार। लेकिन ये जो तमाम चीजें आप बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए चुनौती भी बहुत बड़ी है? क्योंकि 2047 तक जो विकसित भारत का सपना हम लोग लेकर बैठे हुए हैं वो कैसे होगा? क्योंकि टैक्स स्लैब में रियायत चाहिए और साथ ही साथ जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ रही हैं उसका बोझ अलग है। तो क्या ये 2047 तक सरकार के लिए विकसित भारत को लेकर जो तमाम चीजें की जा रही हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन सरकार जरूर कहती है कि 2047 के विकसित भारत के हिसाब से वो बजट का फोकस कर रहा है। लेकिन सरकार का पहला निशाना तो उसी साल या 2 साल के अंदर जो कुछ होना उसके ऊपर फोकस होता है। मुझे लग रहा है दिल्ली का चुनाव भी सरकार के ध्यान में होगा और इसी साल 6-8 महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव सरकार उसे भी ध्यान रखेगी। और सरकार को लगता है कि हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसको फोकस में रखते हुए 2029 के हिसाब से भी सरकार कोशिश करेगी। 2047 के लिए बड़े डिसीजन होंगे जो 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किए थे, लेकिन उनका असर बहुत बाद में दिखता है। जनता तो तत्काल राहत चाहती है, जनता इंतजार नहीं करेगी कि 2047 में विकसित भारत बनेगा तो अभी हम महंगाई को सहन करेंगे, हम महंगा सिलेंडर रहते रहेंगे। गरीब जनता को तत्काल राहत चाहिए और मुझे लग रहा है कि सरकार उस दिशा में चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से गरीब तबका खासतौर पर सरकार से अब नाराजगी जाहिर कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल हो गए, उसके बाद भी गरीबी जो लोग चाहते थे, हालांकि 80 करोड़ लोगों को जो सरकार राशन दे रही है और एक बड़ा वर्ग गरीबी की रेखा से बाहर निकला है, तो एक सरकार की सफलता भी है। लेकिन सरकार को करने के लिए भी बहुत अभी काम है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो शुरुआत में कहा था कि जो ज्ञान की बात नरेंद्र मोदी ने एक बार की थी कि समाज के हर वर्ग को उसके अंदर शामिल करेंगे, उसमें गरीब वर्ग भी होगा, महिलाएं भी होंगी, युवा भी होगा और सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ होगा। मुझे लगता है सरकार का ज्यादा फोकस इस बार किसान होंगी, महिलाएं होंगे, रोजगार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। आए दिन हम देखते हैं कि दिल्ली की तरफ कूच हमेशा होने की बात होती है और किसान अब चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हैं। पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे समझेंगे कि इस बार क्या किसानों का जो मुद्दा है वो दूर हो सकता है, उनकी एमएसपी की जो मांगे वो पूरी हो सकती है। और हमारे साथ स्नेह कमल जी जुड़ गए हैं। स्नेह कमल जी, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या लगता है एमएसपी को लेकर कुछ सामने आ सकता है इस बजट में? जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने जो है पत्रकारों से बात करते हुए जब यह कहा था कि इस बजट में मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए काफी कुछ होगा, भगवान लक्ष्मी माता कृपा बनी रहेगी, तो उसको लेकर हम काफी उम्मीदें कर सकते हैं कि आज के बजट में कम से कम जो किसानों के लिए भी काफी कुछ होगा और एमएसपी पर भी सरकार कोई जो है बड़ी घोषणा कर सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने कल यह संकेत दिया था कि हमारे बजट में जो है गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काफी कुछ होगा, माता लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, तो हम कह सकते हैं जिस तरह से मध्यम वर्ग की हमेशा निगाहें बजट पर होती है, टैक्स में छूट को लेकर उनकी मांग होती है, तो वही किसानों की जो उम्मीदें हैं कि एमएसपी पर कुछ न कुछ सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। बिल्कुल, और एमएसपी पर बड़ा कदम उठाएगी। पूरे देश से आज बजट को बहुत उम्मीदें हैं।